ग्रीटिंग्स टू ऑल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा न्यू इम्पीरियलिज्म यानी कि नव साम्राज्यवाद और न्यू कॉलोनियलिज्म यानी कि नव उपनिवेशवाद। हम देखते हैं कि पुराने टाइम में अगर हम बात करें 21st सेंचुरी से पहले की बात या 20th सेंचुरी के फर्स्ट पार्ट या उससे पहले की बात, तो हमें मेनली देखने को मिलता है इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म में क्या होता है कि डायरेक्टली एक पर्टिकुलर कंट्री दूसरे देश के ऊपर कंट्रोल करती है, और इंपीरियलिज्म में हमें देखने को मिलता है कि वो किसी के थ्रू, यानी कि हो सकता है वहां का ही जो रूलर हो उससे कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है एज अ टैक्स जो ली जाती थी, मगर रूल इनडायरेक्टली उन्हीं का हमें देखने को मिलता था। मगर 20th सेंचुरी के सेकंड पार्ट और 21st सेंचुरी में ये जो ट्रेडिशनल वेज हैं किसी दूसरे देश को होल्ड करने के, अब आउटडेटेड हो चुके हैं, और इनकी जगह न्यू इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म ने यानी कि न्यू कॉलोनियलिज्म ने ले ली है। जहां पर हम देखते हैं कि नए तरीके नए रास्ते जो है वो अपनाए जा रहे हैं, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उनका एक्सप्लोटेशन करने के लिए। हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, प्राइमरली हम बात कर सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज की। उनका एक टाइम पीरियड था जहां पे उन्होंने जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, और अपनी एक तरीके से मोनोपोली जो है वो रिसोर्सेज के ऊपर बना ली। और आज के समय में ये जो मोनोपोली उनकी पुराने टाइम से बनी हुई है, इसी का फायदा उठाते हुए वो आज भी इस मोनोपोली के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जहां पर हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस इन्हीं के द्वारा देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि मिलिट्री बेसिस के ओशन के जो होते हैं वहां पर इनका कंट्रोल, फॉरेन टेरिटरी जो है वहां पे इनका कंट्रोल हो गया, सिक्योरिटी अलायंसेस इनके देखने को मिलते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में इनकी हेजेमनी देखने को मिलती है, टेक्नोलॉजी के ऊपर इनकी मोनोपोली देखने को मिलती है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स की बात करो तो वहां पे भी इनकी मोनोपोली जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि फाइनेंशियल पावर इनके पास बहुत ज्यादा है। देन आर्मामेंट रेस जो है, मतलब कि नए नए हथियार बनाना, वहां पे भी ये देश कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल चुके हैं डेवलपिंग वर्ल्ड से। देन फॉरेन एड एंड लोन्स, यहाँ पे भी जो बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं जो गरीब देशों को लोन देती है, वहां पे भी जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उनकी मोनोपोली हमें देखने को मिलती है। देन कंट्रोल ओवर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए, देन जो फाइनेंस हो गया उसके ऊपर मोनोपोली इनकी देखने को मिलती है डेवलप वर्ल्ड की। और जो इंटरनेशनल ट्रेड है वहां पे भी इनकी मोनोपोली है। और एक निरंतर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक इम्बैलेंस जो है रिच एंड पुअर नेशंस के बीच हमें देखने को मिलता है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि नए तरीके का कंट्रोल जो है प्रेजेंट टाइम के डेवलप्ड वर्ल्ड के द्वारा आज के समय की डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनके ऊपर किया जा चुका है। और ये जो मतलब कंट्रोल है इसको खत्म करने की आज के समय में बहुत बड़े स्तर पे जरूरत है। ट्रेडिशनल फॉर्म्स कॉलोनियलिज्म की खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि हमें इनके अगेंस्ट नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स देशों में देखने को मिली, और उसके बाद बहुत सारे सोवरेन स्टेट्स या नए देशों का उदय होते हुए हमें देखने को मिलता है। मगर इंपीरियलिज्म कॉलोनियलिज्म तो खत्म हो चुका है, मगर इसकी जगह न्यू कॉलोनियलिज्म ने ले ली है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो नए देश बने हैं, नो डाउट दे आर पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट, बट उनकी बैकवर्डनेस हमें इकोनॉमिक मैटर्स में देखने को मिलती है। यही जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, इसका फायदा जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो उठाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं कि इंटरनेशनल रिजीम है, वहां पर जो मोनोपोली है वो डेवलप्ड वर्ल्ड की बनी हुई है। जैसे हम बात करें, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, एक्सप्लोटेटेड प्राइस सिस्टम हो गया, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स हो गए, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो गए। तो मतलब बड़े बड़े जो बड़े स्तर पे हम देखते हैं कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो अपनी मोनोपोली आज भी बना के बैठा हुआ है, जिसको हम न्यू कॉलोनियलिज्म के नाम से जानते हैं। न्यू कॉलोनियलिज्म के उदय के कौन कौन से कारण हैं? सबसे पहले हम देखते हैं वीकेंड पोजीशन ऑफ यूरोपियन पावर्स। तो कंटिन्यूसली हमने देखा कि विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दो वर्ल्ड वॉर लड़े जाते हैं यूरोपियन पावर्स की तरफ से, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से, जहां पर उनको बहुत बड़े लॉसेस होते हैं। उन इसी के कारण उनकी जो फाइनेंशियल स्टेचर था वो बहुत ही कमजोर हो जाता है। और साथ ही साथ हम नेशनल लिबरेशन मूवमेंट देखते हैं, और उसका नतीजा होता है कि बहुत सारे नए देश सामने आते हैं। क्योंकि नए देश बन चुके हैं, सोवरेन है,
मगर बावजूद इसके भी उनके जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करना है, और उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए हम देखते हैं कि न्यू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक कंट्रोल जो है आज के समय में हमें देखने को मिलता है कॉलोनियलिस्ट देशों का। राइज ऑफ कॉन्शियसनेस अगेंस्ट इंपीरियलिज्म। तो सेकंड हाफ जो था 20th सेंचुरी का, वहां पर हम देखते हैं कि जो इंपीरियल कंट्री थी, इंपीरियलिस्ट के खिलाफ हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक आवाज जो है इनके खिलाफ हमें देखने को मिलती है, जहां पर ये अपने आप को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने में असमर्थ महसूस करते हैं। और बहुत सारे जो देश थे जहां पर ये रूल करते थे, वहां के लोगों के अंदर पॉलिटिकल चेतना जो है, राजनीतिक चेतना, वो हमें देखने को मिलती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशन, उसके दबदबे के कारण, उसके चार्टर के कारण इनकी जो मोनोपोली है, वो हमें जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, उनसे खत्म होते हुए देखने को मिलती है। और इनके अगेंस्ट हम देखते हैं कि बहुत सारी नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं, जिसका नतीजा ये निकल के आता है कि इंपीरियल पावर टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। Need of the developed states to maintain hold over resources of the poor countries of the third world। तो अपनी जरूरत जो है, यानी कि जो रिसोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल थर्ड वर्ल्ड कंट्री के आगे भी करते रहें, इसीलिए जो कॉलोनियलिस्ट पावर थी अर्ली टाइम पीरियड की, उन्होंने एक नया तरीका अपनाया, जहां पर वो क्या करते हैं कि अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए जो वो बड़े स्तर पे पहले काम करते थे, अब उन्होंने एक तरीके से छोटे-छोटे टुकड़ों में काम करना शुरू कर दिया। तो जो अपनी कॉलोनियलिज्म वाली जो एक सोच थी, अवधारणा थी, उसको खत्म कर दिया। यानी कि उन्होंने स्टेप बैक कर लिया। और बाद में हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो इनके द्वारा एक सेटअप किया गया था, डेवलप्ड वर्ल्ड के द्वारा, उसके थ्रू ये जो नए बने देश थे, उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। कंटिन्यूड डिपेंडेंस ऑफ द न्यू स्टेट्स ऑन डेवलप्ड स्टेट्स। तो जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनके ऊपर लगातार हम देखते हैं कि जो नए देश हैं 1950s के बाद जो हमें देश देखने को मिलते हैं, उनकी कंटिन्यूसली डिपेंडेंस है, वो डेवलप्ड वर्ल्ड के ऊपर ही देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो रॉ मटेरियल नए देशों से लेता है, और जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनको वापस बेचता है। तो एक तरीके से जो मोनोपोली है, दोबारा से हम देखते हैं कि डेवलप्ड वर्ल्ड की बनी रही। एंड देन जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक डिपेंडेंस है उसमें बदलाव हुए, मगर जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है वो बाद में भी इसके हमें देखने को मिलती है, क्योंकि आज का जो दौर है वहां पर हम देखते हैं कि वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जो है बहुत फेमस है। और जब हम बात करते हैं वेलफेयर स्टेट की, तो वहां पर जो देश के लोग हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं जो है देश की सरकारों के द्वारा दी जाती हैं। तो देश के लोगों की डिमांड रहती है कि उनको हर एक तरह की फैसिलिटी, चाहे वो दूसरे देशों में देश की सरकारों के द्वारा दी जा रही है, वो भी अपने देश में उनको एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो डिपेंडेंसी होती है वो ऑब्वियस हो जाती है, यानी कि हमें अपने देश के लोगों की जो आवाज है, डिमांड है, उसको पूरा करना ही पड़ता है। तो इसका एक एग्जांपल ये भी है कि कॉमनवेल्थ के साथ आज भी भारत जो है एक मेंबर कंट्री है। इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर पावर पॉलिटिक्स। तो जब हम देखते हैं कि 1945 के बाद कोल्ड वॉर देखने को मिलता है, तो उसके बाद जो पॉलिटिक्स होती है पूरी दुनिया की, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, उसके ऊपर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें देखने को मिलता है कि वेस्टर्न साइड यानी कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज, और ईस्टर्न साइड यानी कि सोशलिस्ट कंट्री, तो एक तरीके से पूरे जो नए देश हमें देखने को मिलते हैं उनके ऊपर एक दबाव था कि आपको इनमें से एक साइड को चूज करना पड़ेगा। और बहुत सारे देश जो नए बने थे, क्योंकि उनकी आर्थिक समर्था नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक असिस्टेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए ये जो 2 नए ब्लॉक बने थे उनको जॉइन कर लिया। पॉलिसीज ऑफ यूएसए एंड अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। तो दोनों तरफ से, यानी कि पूंजीपति देश हो या समाजवादी देश हो, इनके द्वारा कोल्ड वॉर के दौरान जो नीतियों का इस्तेमाल किया गया था, वहां पर हमें देखने को मिलता है कि इनकी मैक्सिमम कोशिश यही रहती है कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उनके रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल किया जाए। और मतलब कि हम बोल सकते हैं कि
For this they decided to exploit the economic needs of the new states. तो यानी कि हम देखते हैं कि ये दोनों साइड्स की तरफ से फॉरेन एड्स, लोन, सप्लाई ऑफ आर्म्स, कंट्रोल ओवर इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, देन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के ऊपर कंट्रोल, ये इनका देखने को मिलता है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इनकी मोनोपोली जो है निरंतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखने को मिलती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखने को मिलती है। और जो नए देश थे, उनके लिए बहुत ही असमंजस वाला दौर जो था, हमें देखने को मिलता है। अमेरिका की बात करें या वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, तो उन्होंने नए देशों की जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी अपने ऊपर बनाई हुई थी। अगर हम बात करें सोवियत यूनियन की, तो सोवियत यूनियन जो था मतलब उन्होंने सैटेलाइट्स को क्रिएट किया, जिसके ज़रिए वो मतलब न्यू कॉलोनियलिज़्म दोबारा स्थापित करने की कोशिश में निरंतर लगे हुए थे।